नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फार्मर्स बिल 2020। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून 2020। दोस्तों, यह एक ऐसा बहुचर्चित टॉपिक है जिस पर आजकल सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग इनके समर्थन में हैं, कुछ लोग इनके विरोध में हैं। दोस्तों, लेकिन हमारा उद्देश्य इस कृषि कानून के बारे में आपको सब कुछ बताना है। हमें विरोध और समर्थन से कोई खास ज़्यादा मतलब नहीं है। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आखिर फार्मर्स बिल 2020 में क्या क्या प्रावधान हैं, किसानों को किन किन प्रावधानों से क्या क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों पर सरकार की क्या दलीलें हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एमएसपी क्या है, एमपीसी क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फार्मर्स बिल 2020, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि यह बिल 3 भागों में, यानी यह बिल 3 बिलों का एक मिश्रण है। ठीक है, तो उसमें पहला बिल क्या है दोस्तों? द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। दोस्तों, किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, किसान सिर्फ इन दोनों बिल का विरोध कर रहे हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। दोस्तों, द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 में क्या है यह देख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ष 1955 में 55 ईस्वी में एक बिल था जिसमें कि इसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर करना मना था। इसेंशियल कमोडिटीज को आप स्टोर नहीं कर सकते थे, जैसे नमक, तेल, आटा, चावल, दाल, ये सब इसेंशियल कमोडिटी। इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, तो इसे आप स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्थितियों में आप इसका स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वो पहला स्थिति है युद्ध और दूसरा है आपदा। अगर युद्ध और आपदा की स्थिति है तो आप इसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति है, तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। मोटा मोटी दोस्तों, इस बिल में यही है। तो किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे बिल पर। तो दूसरा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020। दोस्तों, इस बिल में यह कहा गया कि किसान अपने उत्पाद को एपीएमसी के बाहर बेच सकते हैं, इससे बाहर बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये एपीएमसी क्या है ये जानने वाली बात है। तो एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है दोस्तों, यह हर राज्य में है और यह सरकार द्वारा रेगुलेटेड एक मंडी आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा रेगुलेटेड एक मंडी है जहां की किसान अपने फसल को बेचते हैं। तो दोस्तों, इस बिल में यह कहा गया है कि किसान एपीएमसी के बाहर अपने फसल को बेच सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे बिल पर। तो तीसरा बिल दोस्तों ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। दोस्तों, इस बिल का मूल मंत्र है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि किसान को जब फसल होती है तो उस समय फसल के दाम बढ़ने और घटने का जो रिस्क होता है उससे बचाने के लिए जो स्पॉन्सर होंगे वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो फसल बोई जाएगी तब, जैसे जब धान बोया जाना है, गेहूं बोया जाना है, उस समय ही यह कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी समय रेट फिक्स होगा कि जब किसान की फसल उपजेगी तो वह किस दर से लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर उस समय रेट ज्यादा है तो भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कम है तब तो किसान के फायदे हैं। तो इस तरह से रेट ऊपर नीचे जाने का जो रिस्क है उसको खत्म करने के लिए इस बिल में चर्चा की गई है।
अब दोस्तों इस बिल्स जो ये तीनों बिल हैं, इन तीनों बिल में क्या क्या प्रावधान है उन सबको हम लोग देखेंगे बारीकी से। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोस्तों यह जो लोकसभा में यह कब पारित हुआ, तो यह पारित हुआ है 17 सितंबर 2020 को, और राज्यसभा में उसके तुरंत बाद 20 सितंबर 2020 को। यह लागू कब से माना जाएगा, तो यह 5 जून से ही लागू माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों 5 जून को अध्यादेश लाया गया था। अध्यादेश, आप लोग को ये याद रखने वाली बात है कि 5 जून 2020 को एक अध्यादेश आया था जिसके तहत इन सब प्रावधानों की चर्चा थी, और अभी यह पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हो चुका है। इस पास होने के बाद से ही किसान इसके विरोध पर उतरे हैं। अब आ जाते हैं इसके मुख्य प्रावधान की कि इन बिल्स में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। पहला प्रावधान क्या है, नया कानून एक ऐसा तंत्र बनाएगा जहां किसान और व्यापारी को कृषि उपज की खरीद एवं बिक्री की आजादी होगी। यानी इसका यही कहने का मतलब है कि एपीएमसी के भरोसे नहीं रहना है। एपीएमसी के बाहर भी एक तंत्र बनेगा जहां किसान एवं व्यापारी अपनी उपज का खरीद बिक्री अपने हिसाब से कर पाएंगे। दूसरा प्रावधान क्या है दोस्तों, यह राज्य कृषि उत्पादन विपणन संगठनों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर राज्य और इंट्रा राज्य व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देगा। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था दोस्तों कि इसमें यह कहा गया है कि एपीएमसी के बाहर किसानों को अपने फसल के बेचने की आजादी होगी। तीसरा प्रावधान है दोस्तों, किसानों को उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लगेगा तथा परिवहन लागत भी वहन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यह जो तीसरा बिल था उसमें कहा गया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जो स्पॉन्सर है वह रेट फिक्स करेगा, और फसल होने के बाद वह जो फसल है वह किसान के खेत से ले जाने की जिम्मेवारी उसकी होगी। ठीक है, तो किसानों को परिवहन का लागत भी वहन नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके बाद अगले प्रावधान पर। इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बिल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लेन देन मंच का भी प्रस्ताव है। ठीक है, अगला प्रावधान है दोस्तों, मंडियों के अलावा फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस एवं प्रोसेसिंग यूनिट पर भी ट्रेडिंग करने की आज़ादी होगी। यानी आपको मंडी तक बंध के नहीं रहना है, आप कहीं भी ले जाके अपने सामान को बेच सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। किसान प्रत्यक्ष विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग में शामिल हो सकेंगे, जिससे बिचौलिए समाप्त होंगे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पॉन्सर और किसान के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रावधान पर। तो यह नया कानून थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने वाले किसानों को सशक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, यह किसान के प्रायोजक के लिए बाजार की अप्रत्याशितता के जोखिम को स्थानांतरित करेगा। पूर्व मूल्य निर्धारण से किसान बाजार की कीमत बढ़ने या घटने से बच जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत रिस्क जो होगा वो हो जाएगा स्पॉन्सर का रेट घटने या बढ़ने से किसान को कोई मतलब नहीं है। अगर स्पॉन्सर ने तय किया है कि 25 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर गेहूं खरीदा जाएगा, तो अगर फसल होने के समय वह रेट 40 रुपये पर केजी हो या 10 रुपये पर केजी हो, यह किस स्पॉन्सर की जिम्मेवारी है। किसान बेफिक्र होकर यह अपने दिमाग में रखेगा कि उसका जो फसल होगा वह 25 रुपये केजी के हिसाब से बिक जाएगा, तो वह जोखिम जो होगा वो किसान से प्रायोजक के लिए स्थानांतरित हो जाएगा। अब अगला प्रावधान है, यह किसान को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और अन्य इनपुट का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा जो प्रावधान था उसमें एग्रो सर्विसिंग का, उसके तहत ये सब बातें हैं कि उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और अन्य इनपुट जो होंगे, केमिकल्स वगैरह जो होंगे, वो उपयोग करने में किसान को सक्षम कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह विपणन की लागत को कम करेगा
और किसानों की आयों में सुधार करेगा। मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है वह कम होगा और इससे किसान की आय बढ़ेगी। विवाद निवारण के लिए स्पष्ट समय रेखाओं के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। एक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है कि अगर स्पॉन्सर और फार्मर ये जो हैं इनके बीच अगर किसी तरह का विवाद हो गया तो इस विवाद को निपटारे के लिए एक समाधान तंत्र बनाया गया है। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उनके विवाद का निपटारा होगा। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अब दोस्तों ये तो प्रमुख प्रावधान थे। अब किसानों में यानी फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मन में क्या संदेह है यह देखना है। तो सबसे पहला संदेह यह है दोस्तों कि बिल में कहीं भी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की चर्चा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद हो जाएगी। यह सबसे बड़ा डर है, फार्मर्स में डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वह किसी रेट पर हो सकता है, वह स्पॉन्सर के मर्जी पर निर्भर करेगा। कृषि उत्पादन विपणन संगठन APMC मंडियां काम करना बंद कर देंगी। दोस्तों जैसा कि बोला गया है कि किसान APMC के बाहर अपनी फसल को बेच सकेंगे, व्यापारी वहीं खरीद सकेंगे। तो इससे किसानों को ये डर है कि APMC मंडियां काम करना बंद कर देंगी, वह अप्रासंगिक हो जाएंगी। तीसरा ENAM जो ENAM मंडियां हैं, जो सरकारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, उसका भविष्य क्या होगा इस पर भी संशय है। क्योंकि जब एक आप ऑनलाइन पोर्टल पहले से आपका यहाँ पर ENAM बना हुआ है और आप एक नया पोर्टल वहाँ दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल दे रहे हैं, तो फिर यह भी अप्रासंगिक हो जाएगा। अनुबंध कृषि के तहत किसान पर दबाव होगा और वे उत्पाद की उचित कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। कहने का यह तात्पर्य है कि स्पॉन्सर दबाव बनाएंगे किसान को और वह जिस दाम पर चाहेंगे उस दाम पर किसानों से उनकी फसल लेंगे। यह सब संदेह है किसानों के मन में। इसके बाद और संदेह क्या है कि छोटे किसानों के साथ अनुबंध कृषि कैसे संभव है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं वो कैसे स्पॉन्सर से ये कर पाएंगे, वो तो कर नहीं पाएंगे। बड़े जमीन वाले जो लोग हैं उनके साथ अनुबंध होगा, लेकिन जो स्पॉन्सर भी होंगे वो भी बड़े जमीन वालों की तरफ ही जाएंगे, इनके पास क्यों जाएंगे, यह एक संदेह है। इसके बाद अगला संदेह है नई व्यवस्था किसानों के लिए एक समस्या होगी, क्योंकि इसमें बहुत तामझाम है दोस्तों। और दूसरा, बहुत हद तक स्पॉन्सर पर निर्भरता बढ़ गई है, तो यह किसानों के लिए समस्या हो सकती है। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। किसानों को यह संदेह है कि जब विवाद होगा और विवाद पोर्टल पर जहाँ विवाद निपटारण होगा वहां जब जाएंगे तो बड़ी कंपनियों का दबाव होगा। अब इन संदेहों पर सरकार की स्पष्टीकरण क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि ये जो तर्क किसान द्वारा दिए जा रहे हैं, सरकार का इन पर क्या कहना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। जैसे किसानों को संदेह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है वो खत्म हो जाएगा, तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज MSP की दरों पर बेच सकते हैं। रबी फसल के लिए MSP की घोषणा हर हफ्ते की जाएगी। तो यह एक पहला स्पष्टीकरण है। इसके बाद मंडियों के बारे में सरकार का स्पष्टीकरण है कि मंडियां काम करना बंद नहीं करेंगी, यह पहले की तरह ही कारोबार करती रहेंगी। किसानों के पास मंडियों के अलावा एक अन्य विकल्प होगा। ठीक है दोस्तों, यह सरकार बोल रही है कि जो इस बिल में कहा गया है वह मंडियों के अलावा एक अन्य विकल्प होगा, मंडियां बंद नहीं होंगी। मंडियों में ENAM ट्रेडिंग सिस्टम भी जारी रहेगा। जब मंडियां रहेंगी तो मंडियों में ENAM ट्रेडिंग सिस्टम भी जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कृषि की उपज में ट्रेडिंग बढ़ेगी।
इससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके बाद अगला स्पष्टीकरण है, किसान को उत्पादन के लिए अपनी पसंद की बिक्री मूल्य तय करने का अनुबंध की पूरी शक्ति होगी। वह 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त करेंगे। जैसा कि किसानों को डर है कि स्पॉन्सर के दबाव में उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ सरकार का कहना है कि किसान अपने उत्पादन का अपनी पसंद का बिक्री मूल्य तय कर सकते हैं। इसके अनुबंध में उनको पूरी शक्ति होगी और उनका पेमेंट 3 दिन के अंदर हो जाएगा। पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जहां किसानों को एक साथ लाया जाएगा और कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने का काम करेगा। जैसा कि किसानों को संदेह था कि जो छोटे छोटे जमीन वाले किसान हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो उसके लिए सरकार का यह स्पष्टीकरण है कि पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। अब इनका काम होगा कि ये छोटे छोटे किसानों को एक साथ लाएंगे और कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करके कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अगला स्पष्टीकरण है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद किसान व्यापारियों की तलाश नहीं करेगा, बल्कि क्रय उपभोक्ता सीधे खेत से अनाज उठाएगा। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो किसान का फसल किसान के खेत से स्पॉन्सर ले जाएगा। ठीक है। विवाद की स्थिति में स्थानीय विवाद निवारण तंत्र इसका निवारण करेगा। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं होगा। अगर कोई विवाद होती है तो स्थानीय विवाद निवारण तंत्र इसका निवारण करेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ इस बिल में ऐसा है कि जिससे आप एक पक्ष क्लियर होता है, दूसरा नहीं होता है। जैसे कि एमएसपी की चर्चा कहीं नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल नया आ जाएगा तो ई नाम की प्रासंगिकता कैसे बनी रहेगी। इसके अलावा जब सरकार द्वारा इस बिल में यह कहा गया है कि एपीएमसी के बाहर किसान और व्यापारी अपने फसल की खरीद बिक्री कर पाएंगे, तो एपीएमसी की कितनी प्रासंगिकता रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एक होर्डिंग की जो समस्या थी, जिसके चलते 1955 में अध्यादेश लाया गया था कि अब इसेंशियल जो कमोडिटी है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो अगर उसे स्टोर करने के लिए अब कहा गया है, जो कि किसान एवं व्यापारी दोनों कर सकते हैं, तो किसान के पास संसाधन नहीं होते हैं कि वो स्टोर कर सके, लेकिन व्यापारी वर्ग इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और इसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करके जमाखोरी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सरकार को भी अभी क्लियर करना पड़ेगा। तो आगे देखिए जैसा सरकार मतलब इस पर ये निर्णय लेती है और स्पष्टीकरण जारी करती है, तो हम इसके दूसरे भाग में इस पर चर्चा करेंगे और किसान आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ और उससे सरकार ने क्या उसका रास्ता निकाला, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।